नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दक्षिण भारत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रणनीति बनाने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु से कर दी। तमिलनाडु के अपने दौरे में वो जो कुछ बोले, जिस तरह से बोले, एक तरह से अगर पहले तमिलनाडु की बात करें कि तमिलनाडु में तमिल प्राइड का, तमिल अस्मिता का और तमिल संस्कृति का जो मुद्दा लेकर एम.के. स्टालिन और उनकी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार पर हमलावर रहती है, उसका जवाब उन्हीं की भाषा में देने का उन्होंने फैसला किया है। तो ये बीजेपी की नई रणनीति है कि कर्नाटक में हार के बाद पार्टी डिफेंसिव नहीं हुई है। जो उसके विरोधी कह रहे हैं कि दक्षिण का द्वार बंद हो गया भाजपा के लिए, भाजपा बता रही है कि हम नए द्वार भी खोलना जानते हैं और पुराने द्वार को हमने पूरी तरह बंद नहीं होने दिया है। तो दक्षिण में तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई विशेष जनाधार नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जिस तरह से एम.के. स्टालिन हर समय भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हैं, उससे लगता है कि जैसे बीजेपी वहां सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी हो तमिलनाडु में डीएमके की। और इसका उदाहरण देखने को मिला रविवार को भी, जब अमित शाह ने ये कहा कि भविष्य में अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा, बंद कमरे की बैठक में कहा कि भविष्य में तमिलनाडु से प्रधानमंत्री भी बन सकता है देश का। अब ये बंद कमरे की बैठक की खबर जाहिर है मिल गई होगी एम.के. स्टालिन को, उस पर बयान देना उन्होंने जरूरी समझा। पार्टी का कोई नेता, बीजेपी का नेता सार्वजनिक मंच से कुछ बोले, उस पर रिएक्ट करें, समझ में आता है। पार्टी के अंदर बैठक में जो कुछ कहा गया उस पर रिएक्ट करना, इसका मतलब उनकी नज़र है और उनको इस बात की चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है। तो उन्होंने इसको नया ट्विस्ट देने की कोशिश की कि अमित शाह को आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या नाराज़गी है। तो उन्होंने कहा कि अगर तमिलनाडु से बनाना है तो तमिलसाई सौंदरराजन जो तेलंगाना की गवर्नर हैं वो हैं, या एल मुरुगन हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं। जाहिर है कि ये बात स्टालिन भी समझते हैं कि आज की बात नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने इसको इस तरह से ट्विस्ट करने की ज़रूरत समझी। दूसरा, अमित शाह ने कहा कि हमने आपके सेंगोल को नए संसद भवन में पहुंचा दिया है। जो अवसर आपने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया था, नेहरू उस अवसर का लाभ नहीं उठा सके। उन्होंने तमिल संस्कृति को दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया उस तरह से, जिस तरह से उसको पहुंचना चाहिए, जिस तरह से मोदी सरकार ने उसकी स्थापना की है। तो अधिनियम के लिए भी एक संदेश है। और ये आपको बता दें कि जो 20-22 अधिनियम आए थे, पुजारी उनको वहाँ अधिनियम कहा जाता है, यहाँ नॉर्थ इंडिया में बड़ी चर्चा थी कि जो है ब्राह्मणवाद की स्थापना और क्या क्या कहा जा रहा था, उनमें से कोई भी ब्राह्मण नहीं था, वो सब ओबीसी से आते हैं। यही कारण है कि डीएमके ने एकदम चुप्पी साधे रखी। डीएमके के जो साथी दल हैं वो भी इस पर कुछ बोले नहीं ज़्यादा। उनको मालूम है कि इसका विरोध करने का मतलब क्या होगा। तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ी पार्टी बन गई हो ऐसा नहीं है, लेकिन वो उत्तरोत्तर बढ़ रही है और माइंड स्पेस ले रही है और उसकी वजह से मीडिया स्पेस भी मिल रहा है। दूसरी बात, जो कुछ कहा अमित शाह ने उसका एक मतलब बड़ा स्पष्ट था कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी एआईडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, इसमें अब कोई संशय नहीं है। दरअसल हो क्या रहा था कि पिछले कुछ दिनों में दोनों पार्टियां पोचिंग कर रही थी एक दूसरे के यहाँ से। एआईडीएमके के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ शामिल कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एआईडीएमके शामिल कर रही थी। इससे लग रहा था दोनों पार्टियों में झगड़ा चल रहा है और ये लगभग तय है कि अलायंस शायद नहीं होगा। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तमिलनाडु में अलायंस होगा। क्यों कह रहा हूँ? उन्होंने कहा, अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि लग जाइए और मेहनत कीजिए कि एनडीए, ध्यान रखिए बीजेपी नहीं कहा एनडीए यहाँ से कम 39 में से 25 सीटें जीते, 39 में से 25। अब ये आप कह सकते हैं कि बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, इसको अचीव करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है।
अकेले तो बीजेपी के लिए असंभव है, लेकिन एआईएडीएमके के साथ ये असंभव नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। ये डिपेंड करेगा, फिर कह रहा हूँ बार बार कि चुनाव में बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं एंटी इनकम्बेंसी को लेकर, कि सरकार से कितने लोग खुश हैं, कितने नाराज़ हैं। और ये लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, इसलिए लोकसभा चुनाव में बात चलेगी कि केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। क्या विपक्षी दलों की खिचड़ी सरकार बनेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। और अमित शाह ने 3G का जिक्र किया, 2G, 3G और 4G। उन्होंने कहा कि ये जो मारन बंधु है, मारन परिवार है, ये 2G है, दूसरी पीढ़ी है, और ये जो MK स्टालिन है ये 3G है, इनकी तीसरी पीढ़ी है करुणानिधि की। और राहुल गांधी जो है 4G है, वो गांधी नेहरू परिवार की चौथी पीढ़ी है। तो देश ये 2G, 3G और 4G से मुक्ति चाहता है, तमिलनाडु भी चाहता है। तो उन्होंने एक आक्रामकता का संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया कि निराश होने की, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, हमारे लिए दक्षिण में संभावनाएं अपार हैं। हम क्या हासिल कर सकते हैं ये हमारे सामर्थ्य पर निर्भर करेगा, हमारे प्रयास पर निर्भर करेगा और हमारे विश्वास पर निर्भर करेगा। हम उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं उस पर निर्भर करेगा। तो तमिलनाडु में उन्होंने जो कुछ कहा उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की विशेष नज़र है दक्षिण के राज्यों पर, खास तौर से लोकसभा के चुनाव को लेकर। आंध्र प्रदेश के बारे में भी उन्होंने कहा कि कम से कम 20 सीटें, 25 में से 20 सीटें एनडीए जीते। इस बात पर फिर कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भी बातें करते थे, लक्ष्य रखते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए। आंध्र प्रदेश में 20 सीटों का एनडीए के लिए लक्ष्य रखने का मतलब है कि टीडीपी से गठबंधन होने का फैसला हो चुका है, उसकी केवल घोषणा होना बाकी है। तो आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना, ये 3 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। ये अमित शाह के बयान से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ये जो चर्चा चल रही थी कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी से भी गठबंधन हो सकता है, उसकी संभावना खत्म हो गई है। उसके 2 बड़े कारण हैं। एक, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है और विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ साथ होने हैं, एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी पिछले चुनाव में लोकसभा में 25 में से 22 सीट जीत चुकी है और विधानसभा की 175 में से 151 सीटें जीत चुकी है। तो उसके साथ गठबंधन में बीजेपी को कोई बड़ा फ़ायदा, मतलब ज़्यादा सीटें मिलने वाली नहीं है। तीसरी बात, जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने धर्मांतरण का, हिंदुओं को ईसाई बनाने का अभियान उनके राज में चला, वो बीजेपी की जो कोर आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ है। उसके कार्यकर्ताओं को, उसके वैचारिक परिवार को ये कभी पसंद नहीं आएगा कि भारतीय जनता पार्टी समझौता करे जगन मोहन रेड्डी की पार्टी से। हालांकि जगन मोहन रेड्डी की इच्छा है, वो चाहते हैं कि उनका भाजपा से गठबंधन हो जाए। उनको एक सुरक्षा कवच चाहिए, केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा कवच चाहिए। वो मुकदमों में घिरे हुए हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं। उनको लगता है कि केंद्र सरकार का सुरक्षा कवच होगा तो उनके लिए बचकर निकलना शायद आसान हो जाए। तो भाजपा का जो ये फैसला है उससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जगन मोहन रेड्डी को बचाने की कोई कोशिश नहीं करेगी। और जब आंध्र प्रदेश में ये गठबंधन होगा तो जाहिर है कि तेलंगाना में भी ये गठबंधन चलेगा। अभी तक उन्होंने केरल के बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन केरल के बारे में ही जल्दी ही जो है कुछ न कुछ तो बयान आएगा। क्योंकि केरल में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उसको ज़्यादा डिटेल में दोहराऊंगा नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी की नज़र ईसाई वोटों पर है। हिंदू ईसाई ये गठजोड़ बनाने की कोशिश केरल में भारतीय जनता पार्टी की है और कांग्रेस जितना कमज़ोर होगी उसका ये गठबंधन मजबूत होने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है। केरल में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, 2026 में होने वाले हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस की स्थिति 2019 के लोकसभा चुनाव से खराब ही हुई है। इसलिए कांग्रेस के लिए वहाँ चुनौती ज़्यादा बड़ी है।
एक तरफ गठबंधन की विपक्षी एकता की बात चल रही है, ऐसे में केरल में उसके लिए सीपीएम से लड़ने का नैतिक बल उसका जो है वो ज़रूर कम हो जाएगा अगर वो बंगाल और त्रिपुरा में सीपीएम से समझौता करती है, जो पहले कर चुकी है। और तमिलनाडु में प्रधानमंत्री पद को लेकर अमित शाह ने एक और बात कही और डीएमके पर आरोप लगाया और कहा कि के कामराज और जी के मूपनार ये दो तमिलनाडु के बड़े नेता थे, कांग्रेस के नेता थे। इनको डीएमके ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, इनके सामने अवसर था, प्रधानमंत्री बन सकते थे। के कामराज के लिए 2 बार मौका था, पहली बार जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद, दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद। जी के मूपनार के सामने मौका था जब 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी, एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे। दोनों मौक़ों पर डीएमके ने अपने राज्य के नेताओं का साथ नहीं दिया, यानी तमिलनाडु से कोई प्रधानमंत्री बने इसके रास्ते में डीएमके बाधा बना। ये कह के उन्होंने एक तरह से तमिल अस्मिता का जो मुद्दा एमके स्टालिन उठाते रहते हैं उस पर उन्हीं को घेरने की कोशिश की, उन्हीं के हथियार से उन पर हमला करने की कोशिश की है। अब इसका कितना ज़मीन पर असर होगा, कितना भारतीय जनता पार्टी का कैडर इसको ज़मीन पर ले जा पाएगा, किस रूप में प्रस्तुत कर पाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन लड़ाई शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि डीएमके से डट कर लड़ना है, कोई उसमें मुरव्वत नहीं करनी है, कोई कोताही नहीं करनी है, कोई भी रियायत नहीं देनी है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में वाईआरसीपी और जगनमोहन रेड्डी से लड़ना है। इसी तरह से केसीआर और कांग्रेस से तेलंगाना में लड़ना है। इसी तरह से लेफ्ट फ्रंट और यूडीएफ से जो है वो केरल में लड़ना है। तो चुनावी युद्ध की तैयारी और उसकी सामरिक व्यूह रचना जो है धीरे धीरे सामने आ रही है। जिन लोगों को उम्मीद थी कि कर्नाटक हारने के बाद बीजेपी जो है शेल में चली जाएगी, डिफेंसिव मोड में आ जाएगी, उनको इन बातों से बड़ी निराशा हुई होगी। बीजेपी की दक्षिण में जो तैयारी चल रही है उसको देखते हुए अगर आप कांग्रेस की तैयारी की ओर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस अभी कर्नाटक की जीत का जो नशा है उससे बाहर नहीं निकल पाई है। उसे लग रहा है कि कर्नाटक जीत लिया मतलब देश जीत लिया। इसीलिए कांग्रेसी कह रहे हैं कि अब क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस विरोध का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। और कैसे छूटेगा? अगर पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे तो क्षेत्रीय दल कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई कैसे छोड़ देंगे? तो 2024 की लड़ाई अब सामने आ गई है, उसमें ज़्यादा देर नहीं है। ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ये एक पड़ाव भर हैं, मंजिल 2024 ही है और उसकी रणभेरी बच चुकी है। तो आने वाले समय में आपको ऐसी राजनीतिक गतिविधियां और होती हुई दिखाई देंगी, तो फिर इस पर बात करेंगे। लेकिन इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।